कि अगर कोई चैनल, अगर कोई हम लोग कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम में क्या होता है कि अगर कोई चैनल सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन जिससे हम लोग कॉलम बना रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर करने के लिए उसके बीच हम लोग डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग मेंबर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग लेशिंग बोलते हैं। इस प्रकार से ये लेशिंग था। इसमें हम एंगल ऑफ लेशिंग तक बताए थे आप लोगों को, ठीक है। अब जो है, अब अगर लेंथ ऑफ लेशिंग मेंबर हम लोगों को निकालना है तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेशिंग मेंबर जो होता है लेंथ ऑफ लेशिंग मेंबर is distance between inner of rivets or welds as shown in figure। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये जो रिवेट लगा हुआ है, रिवेट के इनर साइड से, यहाँ रिवेट के इनर साइड के बीच का दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ लेशिंग कहते हैं। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेशिंग। अब जब लेंथ ऑफ लेशिंग पता चल गया, तो लेशिंग जब हम बता रहे थे तो लेशिंग के बारे में हमने कहा था कि लेशिंग इज अ ट्रस मेंबर। लेशिंग जो होगा एक ट्रस मेंबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लेशिंग के ऊपर किसी प्रकार का बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं करेगा, तो इसका इफेक्टिव लेंथ भी हम लोगों को चाहिए होगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेशिंग क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेशिंग हमारे पास दो तरह का लेशिंग होता है। एक को हम लोग सिंगल लेशिंग कहते हैं और दूसरा को हम लोग डबल लेशिंग कहते हैं। सिंगल लेशिंग और डबल लेशिंग मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। कि अगर लेशिंग को सिर्फ इस प्रकार से जोड़ा जाए, सिर्फ इस प्रकार से जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये सिंगल लेशिंग है। दिस इज सिंगल लेशिंग। लेकिन अगर लेशिंग को इस प्रकार से जोड़ा जाए, तो इस तरह के लेशिंग को हम लोग डबल लेशिंग बोलते हैं। तो दिस इज डबल लेशिंग। तो सिंगल लेशिंग और डबल लेशिंग। डबल लेशिंग में क्या होगा, ये लेशिंग जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगा, है ना। डबल लेशिंग के केस में क्या है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर क्रॉस मेंबर आ जाए लेशिंग में तो ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है। इस वजह से हमें डबल लेशिंग से बचना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर स्ट्रेंथ मतलब लोड बहुत कम है और सिंगल लेशिंग से हम लोग काम चला सकते हैं, तो हम लोगों को डबल लेशिंग से बचना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जब क्रॉस होगा
तो क्रॉस होने के क्रम में क्या है कि क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर हमारा इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेंट होने की वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल होगा और हमें फिर इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सिंगल लेसिंग जो किया हुआ है, ये सिंगल लेसिंग हम लोग करें। तो देखिए हम लोग देख रहे थे इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग, एल इफेक्टिव बराबर क्या होगा, एल इफेक्टिव बराबर होगा एल, दिस एल इज द लेंथ ऑफ लेसिंग फॉर सिंगल लेसिंग। अगर सिंगल लेसिंग कर रहे हैं तो आपका एल इफेक्टिव बराबर ये हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर होगा 0.7 एल फॉर डबल लेसिंग, दिस इज आल्सो 0.7 एल फॉर वेल्डिंग, वेल्ड लेसिंग। इस प्रकार से अगर इफेक्टिव लेंथ आपको पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। और जो स्लेंडरनेस रेशियो था, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इन द केस ऑफ लेसिंग, वो हमने बताया था आपको 145 होता है, 145 होता है। अब दूसरा क्या है कि ये जो हम लोग लेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ये लेसिंग जो होता है ये फ्लैट का बना रहता है, फ्लैट्स के बने होते हैं। तो फ्लैट्स के बने होते हैं तो इनका विड्थ होगा अपना और इनका थिकनेस होगा। डिजाइन ऑफ लेसिंग का बात करेंगे अगर हम लोग, तो डिजाइन ऑफ लेसिंग का मतलब क्या होता है, डिजाइन ऑफ लेसिंग का मतलब होता है फाइंड लेंथ ऑफ लेसिंग, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ लेसिंग। हम लोग ये तीन चीज जानना चाहते हैं लेसिंग के डिजाइन में। हम लोग क्या करते हैं, लेसिंग का लेंथ निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं और थिकनेस निकालते हैं। तो लेंथ तो हम लोग ये इनर टू इनर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये लेंथ पता चल जाएगा, और ये जो लेंथ है हमारा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ लेसिंग पे। ये एंगल ऑफ लेसिंग हमने कल बताया था कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ लेसिंग। अब ये एंगल ऑफ लेसिंग हमने आपको बताया था कि 40 डिग्री से कम नहीं लेते हैं और 70 डिग्री से ज्यादा इसको हम लोग नहीं मानते लेते, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, फोर्स और लेंथ का चेंजेज आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम लोग को विड्थ निकालना पड़ेगा, विड्थ ऑफ लेसिंग। तो जो विड्थ होता है लेसिंग का, वो जो है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट पे डिपेंड करता है ना। विड्थ ऑफ लेसिंग डिपेंड्स अपॉन, width of lashing depends upon nominal diameter of रिवेट, रिवेट के नॉमिनल डायमीटर पे ये डिपेंड करता है। तो हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ हम लोग विड्थ ऑफ लेसिंग लिखते हैं। मान लो ये टेबल है, एज पर द आईएस कोड नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm, और दूसरे तरफ मैं लिख रहा हूं क्या, विड्थ ऑफ लेसिंग इन mm। पहला 16 mm डाया अगर हम लोग लेते हैं तो दिस इज 50 mm। दूसरा 18 mm डाया लेते हैं, दिस इज 55 mm। तीसरा अगर हम लोग 20 mm लेते हैं तो दिस इज 60 mm। अगर हम लोग 22 लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 65 mm। तो यहां पर आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि जो विड्थ ऑफ लेसिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया है। अगर 16 लिए तो 16 का 3 टाइम्स करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आएगा, दैट इज द 50। उसी तरह 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 आ रहा है, तो दैट इज 55। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ लेसिंग
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ये सारे के सारे एजम्पशन है, और ये सारा का सारा जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये सारा का सारा हमारा जो है वो IS 800 2007 से हम लोग बता रहे हैं। एक बार इस एजम्पशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जो लिखा हुआ है वही सही होगा। अब देखिए, हमने लेंथ डिसाइड कर लिए, थिकनेस सॉरी विड्थ डिसाइड हो गया, इफेक्टिव लेंथ मिल गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसका थिकनेस फाइंड आउट करना होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आप जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस निकालेंगे उसमें पाएंगे कि ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसका थिकनेस डिसाइड करेंगे ना, थिकनेस ऑफ लेशिंग मेंबर। थिकनेस ऑफ लेशिंग मेंबर as per the code, the minimum thickness of lashing इक्वल टू होगा T minimum इक्वल टू L by 40। L is the length of lashing, ये फॉर सिंगल लेशिंग के लिए है, एंड दिस इज L by 60 फॉर डबल लेशिंग। इसके पर ये हम लोग अब थिकनेस देख लिए कि लेशिंग का थिकनेस हम लोग किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। अब ये करना है हम लोगों को कि अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि लेसिंग मेंबर जो है हमारा बकल कर रहा है ना, अगर मान लो ये बकल कर रहा है तो देखिए आप जो एंगल ऑफ लेशिंग पढ़ा था, एंगल ऑफ लेशिंग का मतलब क्या था, देखिए आप लोग एंगल ऑफ लेशिंग देखे थे, एंगल ऑफ लेशिंग का मतलब था ये, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ लेशिंग। अब क्या है कि आप जितना एंगल को कम करते जाएंगे ये लेसिंग ऐसा होता चला जाएगा।
मीन्स कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ता जाएगा, है ना। अब जब लेंथ इसका बढ़ेगा इस तरह से, तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पॉसिबिलिटी होगा इसका बकल करने का, है ना। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, हम लोग इस एंगल को बड़ा करते जाएंगे, तो बड़ा करेंगे तो इसका लेंथ जो है देखिए कम होता जाएगा, लेंथ लेंथ जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब है वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? थोड़ा सा थके हुए हैं ना, मन थोड़ा सा थका हुआ है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, वो थोड़ा बहुत होगा यार, नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, ये वो थोड़ा होगा, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है ना। उनको दे दिए। अब देखिए क्या है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है बकलिंग का, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को बढ़ा देंगे सच दैट कि हमारा लेंथ ऑफ जो लेशिंग है वो छोटा हो जाए, है ना। इफ देयर इज possibility of buckling, possibility of buckling of lashing, है ना, lashing, then increase the angle अप टू 70 डिग्री। सब 70 डिग्री तक लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, 70 डिग्री। अगर इसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये बकल कर सकता है, अगर मान लो कि 70 डिग्री एंगल तक हम लोग गए और उसके बाद भी लग रहा है कि ये बकल कर सकता है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहां डबल लेशिंग कर सकते हैं। देखो ये जो दो लेशिंग है, इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम सी बोलते हैं। दिस इज द स्पेसिंग ऑफ लेशिंग, स्पेसिंग ऑफ लेशिंग। अब देखिए एंगल छोटा रखेंगे आप तो ये दूरी भी बढ़ेगा, ऐसे होगा तो स्पेसिंग भी बढ़ेगा। स्पेसिंग के बढ़ने से क्या होगा कि ये जो है ना, दिस इज द, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे कंपोनेंट ऑफ कॉलम, कंपोनेंट ऑफ कॉलम। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो ये कंपोनेंट ऑफ कॉलम भी बकल हो सकता है, क्योंकि उसका सपोर्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो सपोर्ट बड़ा हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ लेसिंग एंड कंपोनेंट ऑफ कॉलम, कंपोनेंट ऑफ कॉलम। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंगल को बढ़ा देंगे। एंगल को जब बढ़ाएंगे तो ये नीचे आएगा और ये स्पेसिंग घट जाएगा। देन इंक्रीज द एंगल अप टू 70 डिग्री टू रिड्यूस द इस कंपोनेंट कह रहे हैं कि जो चैनल सेक्शन था उसको कंपोनेंट बोल रहे हैं। कल के क्लास में थे ना आप? हाँ, तो जो चैनल सेक्शन था वो कंपोनेंट है आपका। टू रिड्यूस द स्पेसिंग ऑफ लेसिंग। अगर मान लो कि ये स्पेस घटा दिए, मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम लोग 70 डिग्री तक जा सकते हैं। मैक्सिमम एंगल ऑफ लेसिंग क्या होगा हमारा, द मैक्सिमम एंगल ऑफ लेसिंग गोज टू 70 डिग्री। लेकिन 70 डिग्री जाने के बाद भी ये जो है बकल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी अगर हमको लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल लेशिंग करेंगे, जो भी मैंने बताया था आपको। ये डबल लेशिंग हम लोग करेंगे जो हमने बताया था आपको, है ना। इस प्रकार से हम लोग किए थे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि डबल लेशिंग हम लोग करेंगे, है ना। तो डबल लेशिंग करेंगे। इफ if after
increase of angle of lashing, there is possibility of buckling, then double lashing should be done. तो हम लोग डबल लेशिंग फिर करेंगे। ये लेशिंग था। अब अगर मान लो कि बकल हो ही रहा है तो उसके लिए आईएस कोड एक प्रोविजन किए हुए है, इसको समझो। देखो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। रुको रे। हाँ अब अगर ऐसा होता रहता है, ये यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्या चीज? स्पेसिंग डिपेंड करेगा ना एंगल पे। स्पेसिंग जो है वो एंगल पर तो डिपेंड करेगा, करेगा ना। तो देखो, टू प्रिवेंट buckling of column components, following provisions should be made. Following provision should be made in IS 8207। आप चाहते हैं कि ये बकल नहीं करे, इसके लिए कुछ हमारे पास प्रोविजन है, और ये प्रोविजन क्या कहता है कि लैम्डा जो होगा, लैम्डा ऑफ कंपोनेंट कहने का मतलब यहां पर क्या है? कंपोनेंट कहने का मतलब है यहां पर जो आप चैनल यूज कर रहे हैं या एंगल यूज कर रहे हैं वो, और उसका इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। दैट लैम्डा कंपोनेंट मस्ट नॉट ग्रेटर देन 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लैम्डा कंपोनेंट शुड नॉट मोर देन 0.7 इंटू लैम्डा कॉलम, ये फुलफिल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो फिर आप जो है इसको निकाल सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, है ना। अगर टेक रिवेटिंग किया हुआ, ये तो हम लोग लेशिंग कर रहे हैं, अगर टेक रिवेटिंग किया हुआ है तो ये कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता है। फॉर टेक रिवेटिंग लैम्डा कंपोनेंट should not more than 40 and should not more than 0.6 लैम्डा कॉलम। लैम्डा कॉलम आप कैसे निकालते हैं? तो लैम्डा कॉलम आप निकाल सकते हैं L इफेक्टिव बाय R मिनिमम ऑफ कॉलम, जो कि हमने कल बताया था आपको।
अगर कोई लैम्डा कंपोनेंट निकालना चाहता है तो कंपोनेंट मतलब जो चैनल सेक्शन यूज कर रहे हैं, एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब इसका बकलिंग होने का संभावना कहां है? इसका बकलिंग होने का संभावना है इन दोनों के बीच में, सपोर्ट के बीच में। जो हम लोग लेशिंग के माध्यम से सपोर्ट दे रहे हैं, उस सपोर्ट के बीच में जो है इसका बकल होने की संभावना है। कहने का मतलब ये जो स्पेसिंग बढ़ रहा है, इसी स्पेसिंग के वजह से ये हमारा कंपोनेंट बकल कर सकता है। तो इस स्पेसिंग को हमको कंट्रोल करना है इस तरह से कि वो बकल नहीं हो और इस लैम्डा के विदिन हो। सो दिस लैम्डा कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय आर मिनिमम ऑफ कंपोनेंट। आर मिनिमम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का आपका जो आर मिनिमम है वो अलग होगा और कॉलम का जो आर मिनिमम है वो अलग होगा, क्योंकि कॉलम को आप जो है आई एक्स एक्स को आई वाई वाई के बराबर कर दिए थे, इस वजह से वहां पर आपका आर मिनिमम अलग होगा। तो इस प्रकार से आपका अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर इससे बड़ा होता है, अगर लैम्डा कंपोनेंट इससे बड़ा हो गया, तो सी के वैल्यू को अगर घटाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये इसके रेंज में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बकलिंग को बचा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, मिनिमम 40 डिग्री नहीं बताया था कल? है? हम्म। हाँ, ये क्रॉस नहीं है ना, ये सिंगल लेसिंग ही है, इसमें क्रॉस करना पड़ेगा इधर से। ये देखो, ये हो गया डबल लेसिंग, है ना, क्रॉस करेंगे। तो उस पे जो है फोर्स बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वो फिर हमको ड्राइवेशन में जाके दिखाना होगा, बोलिएगा तो हम दिखा देंगे। कल क्वेश्चन करवा रहे थे तो कोई अपोज कर दिया कि सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों करा रहे, है ना। क्या कर देंगे ज्यादा? हाँ, जब बकल होगा तो डेवलप होगा ही नहीं। 70 से ज्यादा करेंगे तो बकल कहां से होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए क्या है, लेसिंग सिस्टम should not vary throughout the length। जब आप लेसिंग सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम जो है वो थ्रू आउट द लेंथ वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए, यानी कि लेसिंग सिस्टम वेरी नहीं करने का मतलब क्या है? दैट इज एंगल ऑफ लेसिंग, width of lashing, thickness of lashing, thickness of lashing, length of lashing should be constant। कह रहे हैं कि अगर आप लेसिंग सिस्टम बना रहे हैं, इन सारे चीजों को आप कांस्टेंट रखेंगे
ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो समझिए आप, कि आपको एक के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, सबके लिए बार बार डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आप जितना बार एंगल चेंज करेंगे, जितना बार लेंथ चेंज करेंगे, जितना बार विड्थ चेंज करेंगे, हर के लिए आपको चेक अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि हम लोग जो डिजाइन करें उसमें लेंथ एंगल सब सभी के लिए सेम हो। दूसरा क्या है, दूसरा ये बात का ध्यान रखना है, द लेसिंग सिस्टम on opposite side should be मिरर इमेज। हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि जो इधर बनाए हैं वही उधर भी बनाए। मतलब आप जब इस तरह से चैनल को लगाए थे, ये चैनल सेक्शन टॉप व्यू से देख रहे हैं, आपको इधर भी लेसिंग करना पड़ेगा और आपको इधर भी लेसिंग करना पड़ेगा। तो इधर और इधर का जो लेसिंग सिस्टम है उसको सेम रखना चाहिए। इधर जो किए हैं वही मिरर इमेज उधर रखिए, तो एक डिजाइन से ही आपका काम चल जाएगा। अब देखिए डबल लेसिंग वहां यूज होगा जहां लगेगा कि ये बकल कर रहा है, मतलब उसके बाद भी स्पेस देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बच पाएगा, तब फिर हम लोग उसको जो स्पेस है उसको और घटाने के लिए डबल लेसिंग कर देंगे, तो स्पेस हमारा बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए कि जब लोड इस प्रकार से लेसिंग के ऊपर आएगा, लोड कैसे आएगा, ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर स्लैब होगा या कुछ होगा, इस पे लोड जाएगा तो ये लोड ट्रांसफर करेगा अपने कंपोनेंट के माध्यम से, कंपोनेंट के माध्यम से लोड ट्रांसफर करेगा। तो ये लोड जो है इसके इसमें भी जाएगा। अब जब इसमें जाएगा तो ये कॉलम क्या होना चाहेगा, कॉलम को अगर आप जोड़ते नहीं, इसको जोड़ क्यों रहते, इसको जोड़ रहे थे इसलिए कि ये कॉलम जो हमारा बकल नहीं करे, इस तरह से बकल नहीं करे, बकलिंग ना हो कॉलम, ताकि दोनों एक साथ हो। जब इस तरह से आप लेसिंग करते हैं तो ये लेसिंग जो है क्या करेगा, जब ये इधर जाना चाहेगा इधर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इधर जाना चाह रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन, ये रिवेट के पैरेलल लगा रहा है, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज शियर फोर्स। और लोड जो आपका लग रहा है, ये लोड इधर लग रहा है, शियर फोर्स इधर लग रहा है, सो दैट शियर फोर्स इज नोन एज ट्रांसवर्स शियर फोर्स। लेसिंग इज डिजाइन, लेसिंग इज डिजाइन to resist transverse shear force, transverse shear force, transverse shear force equal to 2.5% of column load, column load। हम लोग जो है लेसिंग सिस्टम का जो डिजाइन करेंगे उसमें जो शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स डेवलप होगा, दिस ट्रांसवर्स शियर फोर्स इज एज्यूम एज 2.5% ऑफ कॉलम लोड। कॉलम के ऊपर जितना लोड लग रहा है उस लोड का हम लोग 2.5% इसका शियर स्ट्रेस लेंगे, और ये शियर स्ट्रेस जो होगा वो दोनों में इक्वली लगेगा। आखिर ये 2.5% इसलिए लिए कि कुछ इसेंट्रिसिटी अगर या कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है तो वो इसको बचा पाए। अब देखिए जब लेसिंग सिस्टम बनाते हैं हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर डालते हैं इस तरह से, मतलब बाकी सब आप डाल रहे हैं, यानी कि ये एक बैटन हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम बोल रहे थे बैटन, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल मेंबर टॉप और बॉटम में भी डालते हैं, है ना। ये बैटन प्लेट्स है, इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये जो है अगर ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है, अगर ये टूटना चाह रहा है इसे,
शुरू में, क्योंकि आप लेशिंग जब देंगे तो लेशिंग ऐसे जाके रुक जाएगा, यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा। तो ये अगर डिस्ट्रक्ट होना चाह रहा है तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेंबर भी हम लोग एक लगाते हैं, है ना। इन लेशिंग सिस्टम at the top and bottom, in lacing system at the top and bottom, a horizontal member that is known as batten is provided to prevent distortion of column। कॉलम को डिस्ट्रक्ट होने से बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, तो भी होगा। एक्चुअली क्या है कि बैटन में बैंडिंग, अभी बैटन में बताएंगे, बैटन में एक्चुअली बैंडिंग मोमेंट लगने के कारण थोड़ा डिजाइन डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर ऑफ रिवेट्स ऑफ बैंडिंग मोमेंट के लिए निकालते हैं तो वो अंडर रूट बैंडिंग मोमेंट बाय n1 इंटू पी इंटू एम निकलता है, आर भी निकलता है। तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कैलकुलेट करना। और बैंडिंग मोमेंट जब आएगा तो बैंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, और जब बैंडिंग स्ट्रेस आएगा तो उसके लिए अलग से डिजाइन करना पड़ता है हम लोग को। जैसे बैटन हम लोग देखेंगे, डिजाइन तो हम कराएंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप बैटन के बारे में जानेंगे कि बैटन होता क्या है, उसका लेंथ क्या ले सकते हैं, उसका थिकनेस क्या ले सकते हैं। हम लोग बैटन भी करते हैं, या तो पूरा बैटन करते हैं या तो लेशिंग करते हैं। लेशिंग का डिजाइन करना आसान होता है, इसलिए लेशिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या बोले? तो फिर वही बैटन हो गया ना, वही बैटन हो गया। मिरर वाला कहने का मतलब जो सामने दिखेगा उसी को पीछे भी लगाना है, वैसा ही सेम, है ना। क्या चीज नीचे ऊपर? नीचे ऊपर कहाँ रहेगा? हाँ तो देखिए यहां पर ऐसा बना है ना, इसके पीछे तरफ जो बनेगा, जैसे यहां देखिए टॉप व्यू, देखिए टॉप व्यू में ये चैनल है तो इधर लगा है, इधर भी लगा है ना। तो जो नहीं 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 नहीं, जो सामने का बनना चाहिए वही पीछे का बनना चाहिए। अपोजिट साइड देखिए, लिखा है मैंने अपोजिट साइड। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पे देखिएगा स्टील का ही कॉलम रहता है, उसका देख लीजिएगा। अभी जब नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो आप उसको वॉच कीजिएगा, है ना। टॉर्सन का मतलब है ट्विस्टिंग, तो हम लोग टॉर्सन तो कहीं यूज नहीं किया है। और डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब है ऐसे, ऐसे ये कॉलम है ना, अब लोड यहां से लगा रहे हैं तो ऐसा फैल गया, डिस्टॉर्शन हो गया। नहीं, ये ऐसे लग रहा था, लोड ऐसे लग रहा है ऊपर से,
ये ऐसा हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ बैटन। बैटन भी क्या है, एक कनेक्टिंग मेंबर है। ये भी क्या करता है, कॉलम को कनेक्ट करता है। जैसे यहां पर हम लोग के पास दो चैनल सेक्शन है मान लेते हैं, इसको कनेक्ट करना है हम लोगों को, यही कॉलम है मान लो। तो यहाँ पे हमने एक फ्लैट लगा दिए, एक यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हम लोग। सपोज कि यहाँ मैंने रिवेटिंग कर दिया है, यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिए, और लास्ट में भी हमने कनेक्ट कर दिया। या तो वेल्ड भी कर सकते हैं, या तो आप रिवेट भी कर सकते हैं ना। चलो यहाँ वेल्ड करके दिखाते हैं। अब इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है, सामने से देख रहे हैं आप। अब इसका टॉप व्यू आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये चैनल सेक्शन था, इस तरह से आपको टॉप व्यू नजर आएगा। और इसमें आपने क्या किया है, बेटेन लगा दिया है। ऊपर से देखेंगे तो ये आपको बेटेन नजर आएगा। यहाँ पे रिवेट है तो ये रिवेट दिखेगा। तो बेटेन क्या है, ये भी मेथड है। बैटनिंग इज also method of connecting elements of column। कॉलम एलिमेंट्स को करने के लिए ये भी एक मेथड है। हमने बताया था आपको, battens are designed as a frame member, that is bending moment also acts on the member के ऊपर जो है एक बेंडिंग मोमेंट वो भी लगेगा।
ये बी हो गया, बी है विड्थ ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स, इट मे बी चैनल और इट मे बी एंगल, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये जो ऊपर से देख रहे हैं इसका ये सीजी हो गया। अब जो यहां रिवेटिंग कह रहे हैं, ये रिवेटिंग का अपना गेज डिस्टेंस होगा, तो ये जो है दिस इज द गेज, है ना, जी बराबर गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट, ठीक है, गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट। इफ जी इज नॉट गिवन, देन एज्यूम इट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लेंथ जो होगा एस मान लो, ये भी एस मान लो, एस एस वन, एस और एस वन क्या है, आर द डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ रिवेट ग्रुप्स और वेल्ड। अगर सब जगह ऐसा ही रिवेटिंग कर दिया जाए सभी जगह, है ना, सिंगल रो अगर रहेगा, इफ देयर इज सिंगल रो ऑफ रिवेट्स और वेल्ड्स, अगर मान लो सभी जगह रिवेट्स और वेल्ड ही रहता, या तो सभी जगह वेल्ड रहता या तो सभी जगह रिवेट्स रहता, देन एस जो है वो एस वन के बराबर होगा। यानी कि हम लोग जब करेंगे तो मिरर इमेज करते हैं, और मिरर इमेज में ये सारा सेम रहेगा। अभी हम समझाने के लिए ये बता दे रहे थे आपको। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम मान रहे हैं एक्स, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। एक्स क्या है, एक्स है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कंपोनेंट्स, कॉलम कंपोनेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस, उसको हमने माना है एक्स। अब जो ये इसका जो सेंटर है, इस चैनल का सेंटर वो कहीं ना कहीं होगा यहां से सी वाई वाई, ये सेंटर रहेगा, सेंटर ये जो है सी जी है, सी वाई वाई इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी। सबसे ऊपर जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंड बैटन। उसी तरह सबसे लास्ट में यहां पर जो है वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है ठीक है। उसी तरह ये सबसे लास्ट में है, दिस इज आल्सो नोन एज इंड बैटन, इसको भी हम लोग इंड बैटन बोलेंगे। और दो बैटन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो दो बैटन है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सी, स्पेसिंग ऑफ बैटन्स। और बीच में जो बैटन है दिस इज नॉन एज इंटरमीडिएट बैटन, इंटरमीडिएट बैटन। ये जो दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे डेप्थ, डी इंटरमीडिएट। और ये जो पूरा होगा
इसको बोलेंगे डी इंटरमीडिएट। ये मतलब ओवरऑल डेप्थ हो गया, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ बैटन या फ्लैट। और ये जो छोटा वाला है, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बैटन। उसी प्रकार यहां पर जो होगा, दिस इज डी इंड, और ये जो पूरा होगा, दिस इज डी इंड, कैपिटल डी इंड, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे थे कोई कोई चीज। अब देखो यहां से इस सीजी से लेके इस सीजी तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग अल्फा बोल रहे हैं। अल्फा क्या है? अल्फा जो है सेंट्रोइडल डिस्टेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, एंड दिस सेंट्रोइडल डिस्टेंस, इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक्स सी वाई और सी वाई टू सी वाई वाई, इस प्रकार से आप अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लीवर आर्म यहां नहीं बोल सकते क्योंकि यहां टेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा है ना। लीवर आर्म जो है सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड सेंटर ऑफ टेंशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। गेज मतलब ये डिस्टेंस लिए हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को गेज बोल रहे हैं हम लोग, है ना। कॉलम में यूज होगा। बेटन बहुत कम करते हैं क्योंकि डिजाइन इसका डिफिकल्ट है ना, बेंडिंग मोमेंट आ जा रहा है ना, इसी वजह से हम लोग लेसिंग का डिजाइन करते हैं। हाँ कम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसीलिए आप जब टावर देखते हैं वो क्या रहता है, वो ट्रायंगुलर शेप में बना रहता है, ट्रस, है ना। हो गया। अब देखो कल जो है ना, कल ये बेटन खत्म करेंगे और कॉलम बेस बताएंगे। कल कंप्रेशन मेंबर पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। और उसके बाद बचेगा बीम, बीम को पढ़ा देंगे 2 दिन में, उसके बाद स्टील खत्म हो जाएगा ना। तो बीम मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एस इक्वल टू S1 तब होगा ना जब मान लेते हैं सब जगह ऐसा ही दो रिवेट लगा हुआ हो, या अगर सिर्फ सब जगह वेल्डिंग किया हुआ रहेगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो सब जगह सेम हो जाएगा ना। अभी हम अलग अलग दिखाए हैं कि आपके पास कैसा भी रहे तो आप कर सकते हैं ना। हाँ क्या? अरे बीम का मतलब क्या होता है? गडर क्या है? गडर क्या है? बिल्टअप, बिल्टअप बीम है ना। हाँ तो हम डिजाइन नहीं बताएंगे, हम सिर्फ बेसिक बताएंगे जैसे क्वेश्चंस पूछता है।